तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम PT 26 के लिए। और दोस्तों पहला टेस्ट सीरीज हम लोगों ने सॉल्व किया है, पहला का पार्ट ए दोस्तों जितनी ही बेहतरीन, जितनी ही जबरदस्त ये नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज है, उतना ही बेहतरीन आप लोगों ने दोस्तों इस पर सपोर्ट भी दिखाया है, तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद। अब हम दोस्तों इसी टेस्ट सीरीज को पार्ट ए जो सॉल्व किए थे, पार्ट बी बचा है, आधा प्रश्न जो लगभग अभी बचा है, इसी को दोस्तों हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको इसमें आधा हिस्ट्री और आधा हिस्ट्री का ही यूपी स्पेशल आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग यूपी स्पेशल देखेंगे, जो कि बच्चों वाला यूपी स्पेशल नहीं है, दमदार यूपी स्पेशल है। आप सब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा आपको कंसेप्ट यहां मालूम होगा, जितना कि आप पहले पार्ट को, तो आप जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। चले हम लोग देखते हैं, इसका पीडीएफ तो अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम पर। बाकी दोस्तों इसका हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 76, बहुत बेहतरीन प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री का। आपसे पूछ रहे हैं कि भारतीय इतिहास में किन्हें कुलाह दरान कहा जाता था। तो कुलाह दरान का मतलब होता है दोस्तों टोपी पहनने वाला। तो टोपी पहनने वाला किसे कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में जो दोस्तों सैयद वंश थे, सैयद वंश के शासक थे, वो टोपी पहन कर शासन करते थे, तो उन्हीं को दोस्तों ये कुलाह दरान कहा जाता है, टोपी पहनने वाला शासक सैयद वंश। आप लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, और ये जो सैयद थे ये चौथे नंबर के थे। तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो खिज्र खान ने किया था। इतना जानते रहिए आप जो है सैयद वंश के बारे में। आगे दोस्तों देखा जाए अगर 78 वाले में, बहुत अच्छा, तो कह रहे हैं विजयनगर के संगम वंश से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना एक सही क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों सही, यहाँ ध्यान देखिए, आपको पूछ रहे हैं सही क्या है उसे बताना है। तो आप पहला वाला स्टेटमेंट देखोगे दोस्तों तो आप लोग जानते हो हरिहर प्रथम इस वंश, हरिहर और उसके अपने भाई बुक्का के साथ मिलकर उन्होंने संगम वंश की स्थापना किया था दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही हैं। 1336 ईस्वी में ये किया था, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिलकर। दोस्तों अब हम इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं बुक्का द्वितीय ने राजधानी को हम्पी स्थानांतरित किया था। तो नहीं मेरे भाई, जब संगम वंश की स्थापना हुई थी तभी से उसकी राजधानी हम्पी थी, तो बुक्का द्वितीय ने कहा कैसे कर देगा? तो स्थानांतरित ये यहाँ पर हम्पी नहीं किया था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो गया। तो आप जहां दो दो है आप उसे काट दो, उत्तर आपको मिलेगा संगम वंश का अंत करें तालीकोटा युद्ध से हुआ है। ये भी दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तालीकोटा युद्ध तो बाद में हुआ था ना, 1565 में हुआ था, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध यहाँ संगम से कैसे हो गया? यहाँ नहीं है, ये तो तालीकोटा का युद्ध तुलुब वंश से संबंधित है ना, कृष्णदेव राय वाले से, उत्तराधिकारी को मामला जो था। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही हुआ, ऑप्शन ए। बहुत इसमें दोस्तों प्रश्न यहाँ पर इस पेज पर है, तो इसमें आपसे कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के संदर्भ में, वही सैयद जिसे अभी मैंने बताया उसके संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दी है, बताना है सही क्या है। ऑप्शन अगले पेज पर है। स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सैयद शासकों ने पैगंबर मोहम्मद से वंश का, पैगंबर मोहम्मद के वंश का दावा करते हैं कि हम ही पैगंबर मोहम्मद के वंश के हम ही लोग हैं, तो ये भी बात सही है। और यहाँ पर तीसरे वाले में कह रहे हैं अलाउद्दीन आलम शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था, तो ये भी बात सही है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर आपका डी वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो यहाँ बहमनी साम्राज्य के संबंध में बारे में दिए हैं, तो आप लोग जानते हैं बहमनी राज्य के संबंध में ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। तो आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, जिसे हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। इसकी प्रारंभिक राजधानी कह रहे हैं गुलबर्गा थी, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी ये गुलबर्गा थी, तो ये भी सही है, बाद में ये ट्रांसफर हुई थी। और तीसरे वाले में कह रहे हैं महमूद गवाह इसका सैन्य प्रतिद्वंदी था, तो दोस्तों यही बात यहाँ पर ये गलत है दोस्तों। ये महमूद गवाह बहमनी सल्तनत का दोस्तों एक वजीर था, इसका सैन्य प्रतिद्वंदी थोड़ी था, वजीर जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो ये तीन जहां पर है आप उसे काट दीजिए तो आपका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो महमूद गवाह के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप एक ही स्टेटमेंट के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से।
आगे दोस्तों देखा जाए अगर 80 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण वाला। तो कथन में आपसे कह रहे हैं जैन धर्म अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक मानता है। आप लोग जानते हैं अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म का दोस्तों ये स्लोगन है। वो लोग दोस्तों ये फसल उसल को भी दोस्तों वो नहीं काटते हैं, उसको भी एक तरह का हिंसा मानते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैन धर्म अनत्ता के सिद्धांत को मानता है। अनत्ता का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आत्मा को नहीं मानता है। तो दोस्तों ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों बौद्ध धर्म जो होता है वो आत्मा को नहीं मानता, वो कहता है भाई आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैन धर्म जो होता है दोस्तों, जैन धर्म आत्मा को मानता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बड़ा ही, बहुत सारा यूपीएससी तक में सवाल पूछा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर के बारे में। तो यहाँ अनत्ता का मतलब क्या हुआ कि जो आत्मा को नहीं मानता है। तो भाई जैन धर्म तो मानता है ना, बौद्ध धर्म नहीं मानता, तो ये बात आपकी गलत हो जाती है। तो आपका कौन सा उत्तर होता है, सी वाला हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना थोड़ा सा आपका काम बनता है। आगे दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विजयनगर के प्रशासन से संबंधित थी। तो विजयनगर के प्रशासन से संबंधित इसमें क्या थी, अमर नायक प्रणाली। दोस्तों अमर नायक प्रणाली विजयनगर शासन की एक विशेष सैन्य जागीर व्यवस्था थी, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, ये सही है। ब्राह्मण द्वारा केंद्रित कराधान, तो ये दोस्तों गलत है। आप देखेंगे कि विजयनगर प्रशासन में ब्राह्मण केवल पूजा पाठ का कार्य करते थे, वो टैक्स वगैरह का मैनेजमेंट नहीं करते थे। तो ये बात तो दोस्तों गलत हो जाती है। और मजबूत प्रांतीय स्वायत्ता तो थी ही उनकी। तो 1 और 3 आपका सही है, 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 गलत है तो 2 को एलिमिनेट करोगे तो अपने आप आपका उत्तर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों अगर देखा जाए ये 82 वाले का, तो 82 वाले में आपसे पूछ रहे हैं गुप्त काल की मुद्रा से संबंधित, गुप्तकालीन मुद्रा की जो प्रणाली है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं सही क्या है, बताना है। पहला स्टेटमेंट यदि आप लोग देखेंगे तो कह रहे हैं गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, जो सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था और चांदी की मुद्रा को दोस्तों क्या कहा जाता था, रूपक। चांदी की मुद्रा को रूपक कहा जाता था। तो ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इसको याद कर लीजिए, सही है। दूसरा कह रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम काल में चांदी की मुद्राओं का आरंभ हुआ। तो दोस्तों यही बात यहां पर गलत हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है, ये पूछा जाता है विक्रमादित्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय काल में चांदी की मुद्रा का आरंभ हुआ। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो गई प्रथम के नाते। और तीसरे वाले में कह रहे हैं गुप्त युग की मुद्राओं पर शासकों के अनुष्ठान करते हुए, युद्ध करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए सिक्का, दोस्तों ये तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अभी मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था, इसके एक 2 वीडियो पहले मैंने अपलोड किया है, जस्ट ये वाला है, इसके जस्ट पहले है। तो उसमें दोस्तों जितने भी शासक हुए उन शासकों के सिक्कों पर क्या छपा हुआ है उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। आप लोग जाकर देख लेंगे तो सिक्का, शासक और वो क्या उसके सिक्के पर क्या छपा, ये भ्रम दूर हो जाएगा। तो 1 और 3 आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसी के जस्ट पहले है, 2 वीडियो पहले। आगे दोस्तों अगर हम ये 83 वाले को देखें तो ये कथन कारण वाला है। तो जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कथन कारण पूछा गया है। करें शिवाजी ने मराठा प्रशासन में केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली लागू की थी। तो दोस्तों बिल्कुल लागू की थी, उन्होंने केंद्रीकृत राजस्व प्रणाली लागू की थी। और उन्होंने दोस्तों ये रैयतवाड़ी मतलब रैयतवाड़ी प्रणाली मराठा प्रथाओं पर आधारित थी। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये वाला ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं कि ये मराठा प्रशासन में केंद्रीय राजस्व प्रणाली लागू किया, तो इसका कारण ये नहीं है। तो दोस्तों ये तो दोनों सही है कि आप लोग जानते हैं रैयतवाड़ी दोस्तों हेक्टर मुनरो भी एक बार लाया था, इसके बाद तो आप लोग समझ रहे होंगे उस अगर पढ़े होंगे तो ये रैयतवाड़ी प्रणाली जिसमें मतलब भूमि का मालिकाना हक किसानों को था। तो दोनों सही हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए दोस्तों 84 वाले में, तो वैदिक शासन के बारे में पूछ रहे हैं, वैदिक शासन की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। सभा और समिति आप लोग जानते हैं इसके बारे में बड़ा अच्छे से। सभा क्या था दोस्तों, सभा एलीट क्लास जो उच्च वर्ग थे उनकी एक तरह की सभा थी, और समिति आम जनमानस की समझ ये मतलब सभा थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सभा अधिक लोकतांत्रिक थी और विधायी कार्यों से जुड़ी हुई थी। तो ये अधिक लोकतांत्रिक
तो नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ये एलीट क्लास की थी, तो ये लोकतंत्र इसमें कहां से आएगा, सभी उच्च वर्ग इसमें शामिल होते थे। तो दूसरे में कह रहे हैं इस समिति अधिक कुलीनवादी थी, तो नहीं मेरे भाई, ये समिति जो थी ये लोकतांत्रिक एक तरह की थी, तो यहाँ पर उल्टा दे दिया, इसको यहाँ रहना चाहिए था, इसको यहाँ, इसलिए ये भी गलत हो गया। और महिलाओं को आप लोग जानते हैं, ये जो समिति वगैरह में जैसे आप लोग पढ़े होंगे गार्गी, ये सब जो है वहां पर उसमें भाग ली थी, तो महिलाओं को कभी कभार उसमें समिति में अनुमति मिलती थी, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती थी, तो ये भी गलत हो गया। तीनों के तीनों गलत हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लिया जाए 85 में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों आपसे, कह रहे क्या कह रहे हैं देखें, कह रहे हैं निम्नलिखित अधिनियमों में से अधिनियमों ने विधायी संस्थाओं में भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो भारतीय प्रतिनिधित्व यानी भारतीयों के प्रतिनिधित्व का कंसेप्ट कौन से अधिनियम ने प्रस्तुत किया था, तो चार्टर अधिनियम। ये आप देखेंगे 1833 में तो बहुत पूछा जाता है कि इसमें चीन और चाय के साथ जो व्यापार अधिकार दिया गया था 13 वाले में, 33 वाले में उसको भी बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं होगा, पहले ही हटा दीजिए। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वाले को दोस्तों अगर आप देखेंगे, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीयों को मतलब एक सदस्य के रूप में नाम करने के विधायी परिषद में शामिल करने की अनुमति इसी में दिया गया था, तो ये बात तो सही है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला है दोस्तों, 1892 वाले में भारतीय परिषद में इसमें स्थानीय निकाय जैसे लोकल बॉडीज, विश्वविद्यालय और ये सब में कुछ इनडायरेक्टली चुनाव करने का प्रावधान था इसमें भारतीयों के लिए, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो आपका जो सही होगा आंसर ये 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम ये 86 को देखें, तो प्लासी के युद्ध से संबंधित आपको प्रश्न दिया है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न बहुत ही दमदार है, बस आप थोड़ा सा रील से अगर आदती नहीं होंगे, थोड़ा सा झेल लेंगे वीडियो को, तो आपको बहुत ज्यादा इसका दूरगामी लाभ होगा। प्लासी युद्ध के संबंध में क्या कह रहे हैं, इसका क्या परिणाम हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जानते हैं आप। ब्रिटिशों को बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था, नहीं मेरे भाई, ये तो दोस्तों बक्सर के युद्ध में हुआ था ना 1764 में, इसमें तो उसमें ब्रिटिशों को दीवानी का अधिकार प्राप्त, ये बक्सर के युद्ध में हुआ था जो 1764 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला जहां जहां है आप उसे काट दीजिए, आपका उत्तर अपने आप निकल गया 2। आप बाकी के 2 आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आता हो या ना। आप लोग जानते हैं मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था, ये 1700, क्योंकि यही दोस्तों ये मुखबिरी किया था, इसी की वजह से हारे थे वो लोग युद्ध, और इसने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण की नींव रखी थी। यस, इसी से भारतीयों का एक प्रवेश द्वार खुल गया भारतीयों को, अंग्रेजों के लिए। तो आपका केवल 2 और 3 सही हुआ। आगे देख लिया जाए, ये 87 में जिसमें आपसे पूछा जा रहा है अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आप लोग उसे बताना है। तो दोस्तों अलीगढ़ आप लोग जानते हैं, सैयद अहमद खान ये कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे, अलीगढ़ में यही स्थापना किए थे 1875 में, तो इससे हुए जुड़े हुए थे ये। तो ये वाला तो इनका सही है, अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में इसका उद्देश्य इस्लाम को, मतलब जो इस्लाम से संबंध वाले रखने वाले लोग हैं उनको अंदर वैज्ञानिक सोच का शिक्षा विकसित करना था, तो ये भी बात सही है यहाँ पर। और तीसरे वाले में कह रहे हैं इसने संवैधानिकता और संसदीय लोकतंत्र को अस्वीकार किया था, नहीं मेरे भाई, ये स्वीकार किए थे, अस्वीकार थोड़ी किए थे, इन्होंने संवैधानिक और संसदीय लोकतंत्र को एक्सेप्ट किया था। तो दोस्तों ये वाला आपका जो कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा आप काट दीजिए जहां पर हो, तो तीसरा वाला अगर आप कट कर देंगे तो आपका आंसर, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर कुछ हमने गलती किया है, तो संविधान तीसरा वाला तो सही है, तो तीसरा वाला यहाँ पर सही हो जा रहा है, तो आपका ये सॉरी ये सही है, तो आपका ए सही होगा, केवल शुरुआत के 2 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देख लें अगर हम 88 में, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों कौन सा सुधार, मतलब इसमें से कौन सा सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों आप लोग जानते हैं पहला भारतीय वायसराय, ये 1828 से 36-37 तक आसपास रहा था ये, तो यही सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा दोस्तों इसी के शासनकाल में। तो 3 के तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 89। बहुत अच्छा, ये क्रोनोलॉजी से प्रश्न है दोस्तों, हमें इसको सेट करना है। जरा देखते हैं यहाँ, आप अगर पहला वाले को देखोगे, साल बाई की संधि की बात करें, साल बाई की संधि दोस्तों साल ब से 82, ब से 22, तो 1782 में ये हुआ था। और फिर से इंडिया एक्ट 1784 में आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 में, ये 1773 में। प्लासी का युद्ध तो बच्चा बच्चा जानता होगा, 1757, तो 1757 में हुआ था। तो इसको आप कैसे सेट करोगे, सबसे पहले कौन हुआ होगा, तो सबसे पहले यही वाला हुआ होगा चौथा, ये चौथा सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, सबसे पहले 4 होना चाहिए। फिर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, 4 के बाद ये कौन सा आएगा आपका, 3 आ जाएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट वाला। 3 के बाद कौन आएगा दोस्तों, 3 के बाद ये आपका आएगा पहला, और पहले के बाद आपका आएगा ये दूसरा। तो 4 3 1 2, कहाँ है 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चले हम देख लें, अकबर के शासन काल के संबंधित जो मुगल चित्रकला है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मुगल चित्रकला अकबर के शासन काल में, तो इसकी क्या विशेषताएं थी, तो आप लोग जानते थे फारसी प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिला था दोस्तों, ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है। और दरबारी दृश्यों और युद्धों का एक तरह से चित्रण भी मिलता है, यस ये भी सही है। और हिंदू पौराणिक विषयों का पूर्ण बहिष्कार नहीं मेरे भाई, अकबर बहिष्कार करेगा, अकबर तो दोस्तों बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था ना, विभिन्न धर्मों का सम्मान करता था, तो हिंदू पौराणिक विषयों का बहिष्कार नहीं किया उन्होंने, ये गलत हो जाएगा। तो आप अगर इसको समझ गए तो तीसरे वाली कोल समझ गए, बाकी आपका काम बन जाएगा। एलिमिनेशन मेथड ऐसे प्रश्न जो भारी लगते हैं उनमें बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख के प्रश्न को पढ़ना है। इसलिए मैं दोस्तों प्रश्नों पर ज्यादा जोर देता हूं, उत्तर तो आप लोग सब चीज पढ़े हुए हैं, सबको मालूम है, बस जो समझ गया प्रश्न को, उत्तर तो आपके सामने है, आप तुरंत उसको क्रैक कर देंगे। 91 में कह रहे हैं अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन थे, तो अकबर के नवरत्नों में ये राजा टोडरमल थे, वित्त मंत्री यही थे दोस्तों, और राजा मान सिंह भी थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, फकीर अजियाहुद्दीन भी थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये सी हो जाएगा, सभी थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे ये सी हो जाएगा, 4 के चारों सही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों महमूद गजनवी के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ और आपको बताना है, इसे कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों महमूद गजनवी का जो अभियान था उसका आक्रमण था, सबसे पहले उसने कहाँ कहाँ किया इसके बारे में। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने जो थानेसर, यहाँ पर सबसे पहले हम कन्नौज को देख लेते हैं क्योंकि इसके सबसे ज्यादा क्लियर है यहाँ पर। तो उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था, ये इसको देखें अगर, तो उन्होंने कन्नौज पर तो 1021 के आसपास दोस्तों उन्होंने अभियान किया था। अब यहाँ पर ये थानेसर वाला अगर देखें तो उन्होंने 1018 के आसपास यहाँ पर शासन मतलब आक्रमण किया था। और कश्मीर पर जो उन्होंने आक्रमण किया था दोस्तों ये 1015 में, 1015 हो जाएगा। और बाकी मथुरा में उन्होंने जो आक्रमण किया, तो मथुरा वाला कब किया था, ये 1019-20 के आसपास ये किया था, तो हम 1020 इसको लिख देते हैं, तो 1020 आसपास, तो यही मथुरा वाला सबसे अंत हो जाएगा, यानी तीसरा सबसे अंत में कहाँ है, तीसरा नहीं है, ये सबसे अंत में ये कन्नौज वाला हो जाएगा। तो 4 सबसे अंत में दिया ही है, उसके पहले 3 हो जाएगा, तो उसके पहले 3 है तो हम इसको हटा देते हैं, फिर उसके पहले कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा ये मतलब ये हो जाएगा, फिर शुरुआत में सबसे पहले हमारा ये कश्मीर होना चाहिए थे 2 वाला, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका ये हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं अगर ये 93 वाले में, तो गंधार शैली के बारे में कहते हैं, जानते हैं गंधार शैली बौद्ध पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट था। तो इसमें पहले वाले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस शैली में यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है, तो इसमें यूनानी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से तो दिखता है, यस इसमें तो नो डाउट ये वाला तो सही है। ये दूसरा वाले में कह रहे हैं यह शैली बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी सही, अभी मैंने बताया। कह रहे हैं इस शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो जैसी प्रतीत होती है, तो यस अपोलो जैसे दिखाया गया है, घुंघरालो बाल, ये चेहरा एकदम सौम्य और प्रभा मंडल पीछे करके दिखाया गया, तो ये भी सही है। तक्षशिला इस शैली का एक प्रमुख केंद्र था, तो दोस्तों ये भी सही है, तक्षशिला इस शैली का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर हम करें तो हमारा चारों के चारों सही होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है,
तो सॉरी, बहुत सही, यहाँ पर हमसे गलत पूछा है। यस, तो गलत पूछा है तो इसका मतलब सभी सही है, कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे अगर देख लें दोस्तों, मिलान से संबंधित प्रश्न है, तो मिलान से जो संबंधित प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ऐतिहासिक स्थल दे दिया है, उनका लोकेशन दे दिया गया है, बताना है मिलाकर। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, पशुपालन का और ये कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। हम लोग खूब पढ़े हैं इसको एंशियंट में, तो इसको तो सब लोग जानते होंगे, और आपको कोई पता हो या न पता हो। और दोस्तों यूपी स्पेशल हम लोग पढ़े हैं, तो हमें ये भी मालूम होगा सनौली जो है ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश से है। और आप पहले से ही कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ए वाला 3 के पास गया है, और कहीं ऐसा नहीं है कि ए वाला 3 के पास है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा आंसर, 94 का बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा ये 3 जो है ए के पास केवल एक ही में है, तो बाकी आप सब लोग देख लिए। ये कुनाड़ जो है दोस्तों ये कहाँ चला जाएगा? ये तो आपके हरियाणा से संबंधित है ये, और ये जो डेसलपुर है बाकी एक बचता है, तो ये गुजरात से हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन बी बनेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर फिर एक मैचिंग से रिलेटेड आपको प्रश्न दिए गए हैं। एक तरफ आपको यहाँ पर पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ वो किस भाषा में प्रकाशित होते थे वो दिया है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये अमृत बाजार एक पत्रिका ऐसी थी, बहुत ज़्यादा विवादित थी, जो तो बंगाली में छपती थी, लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आया तो रातों रात अंग्रेजी में हो गई थी। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखे रहेंगे तो ज़्यादा होगा। और आपको ये दोनों तो आराम से मालूम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मराठा, नाम तो मराठा था लेकिन छपती थी अंग्रेजी में, यस। और केसरी, ये दोनों मराठा और केसरी दोनों तिलक की जो है, ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। तो और ये केसरी जो ये बंगाली, ये मराठी में छपती थी, यस, क्योंकि वो मुंबई से थे। तो केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। तो गलती से आप मराठा को मराठी मत करिएगा, गलत हो जाएगा। और बाकी ये तो बंगाली थी दोस्तों, जो रातों रात बाद में अंग्रेजी में हो गई थी। और यहाँ पर ये युगांतर भी एक तरह के बंगाली थी। तो दोस्तों यहाँ बंगाली बंगाली 2 आ गया है, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हमें धैर्य रख के ऑप्शन को चुनना होगा। तो हमारा बी वाला 3 के पास जाना चाहिए, बी वाला 3, सी वाला 4। तो B3 C4, तो B3 C4 कहाँ है? केवल सी के पास है, तो और कहीं नहीं है, तो ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। 95 में सी। आगे देख लिया जाए अगर, तो 96 में हमसे जो पूछा जा रहा है 96 में, कह रहे हैं गुप्त काल में सरवा अध्यक्ष किस विभाग का अधिकारी होता था, किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, इसके बारे में हमें बताना है। तो अभिलेख विभाग का तो नहीं होता था, केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख होता था, तो यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 96 का हमारा बी हो जाएगा, इसी केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख सर्वा अध्यक्ष। आगे देखें अगर हम लोग 97 में, तो कह रहे हैं घटनाओं को वही हमें सिर्फ कालक्रम में, क्रोनोलॉजी में सेट करना है। क्रोनोलॉजी में जब भी सेट करने का देगा, इसका मतलब यही, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था, ये 1928 में हुआ था, जिसे श्वेत कमीशन कह के भारतीयों ने बहिष्कार किया। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था, तो ये 1922 में हुआ था, 1922 में। तो अब हमें कौन सा होगा, तो आगे कुछ और है या नहीं? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, ये साइमन कमीशन सबसे बाद में, और सबसे पहले में ये, तो 2 यहाँ पर सबसे पहले होगा, सबसे पहले 2, और फिर हमारा आएगा यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, फिर आएगा ये पहला 2 3 1। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ये तो यहाँ पर ये 1929 में हुआ था, पूर्ण प्रस्ताव इसमें पारित हुआ था, तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो 4 सबसे अंत में रहेगा। तो और यहाँ पर आपका जो होना चाहिए अभी क्या था, वहाँ 2 1 3 करके था ना, तो यहाँ पर आपका 4 तो सबसे अंत में दिया है, तो आपका ये सी वाला हो जाना चाहिए। 2 3 1 यही था ना, देख लीजिए आप लोग, सही है। आगे अगर हम लोग देखते हैं 98 में, तो एनी बेसेंट से संबंधित दिया है। एनी बेसेंट को आप लोग खूब पूछा जाता है प्रश्न में, अभी यूपी आरओ में भी पूछ लिया था कि सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और सबसे पहले भारतीय महिला बात करें तब सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी,
तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये बात यहाँ पर सही है। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था मद्रास वगैरह में, ये भी सही है। उन्होंने भारत में स्काउट आंदोलन की शुरुआत की, ये भी सही है। तो 98 का आपका ये तीन के तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 99 वाले में, तो जिसमें आपसे कथन कारण से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रिटिशों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया मिस गवर्नेंस का हवाला देकर। मिस गवर्नेंस का कहें तो मतलब आप हिंदी समझ रहे होंगे कि कुप्रशासन के आधार पर। अवध बार बार ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करता रहा। नहीं मेरे भाई, वो एक बार अपने शासन में मिला लिए तो कहाँ बार बार करता रहा है, वो पूर्ण रूप से उनके तो शासन में चला गया ना। डलहौजी था, हड़प लिया था, तो हड़प नीति भी लेकर आया था डलहौजी, जानते होंगे। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, केवल ए सही होगा। तो आपका जो होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर केवल से ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही, आर गलत। आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ अपने विषय से सही ढंग से सुमेलित है। तो बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं और कौन सा ग्रंथ किस से संबंधित है ये बारे में दिया है। तो धम्मपद जानते हैं, नैतिक शिक्षाओं की बात करता है ये तो यहाँ पर ये सही है। दूसरे में कह रहे हैं दोस्तों विनय पिटक। तो विनय पिटक में दोस्तों ये भी है, मठवासी नियम यानी जो संघ का नियम था वो उससे संबंधित बात करता है। और अभिधम्म पिटक दिया है। अभिधम्म पिटक मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो एक तरह का मतलब बुद्ध के जो उपदेश थे तो वो था। यहाँ यज्ञ बलिदान वाला यहाँ मामला नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर ये यज्ञ बलिदान से संबंधित नहीं है। ये वाला आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, उसमें दार्शनिक विश्लेषण जो था वो था ये मामला। तो ये केवल आपका 1-2 सही हो जाएगा। अभिधम्म में क्या था, ये दार्शनिक उपदेश जो थे बुद्ध के वो थे यहाँ पर। आगे देखा जाए अगर दोस्तों 101 में, तो कह रहे हैं अब देखें हमारा यहाँ तक तो हम लोग यहाँ थे। अब यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न आ रहा है। ये बच्चों वाला यूपी स्पेशल नहीं है, ये थोड़ा सा दमदार है, थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको देखना होगा। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित क्या क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सारनाथ भी है, पहला उपदेश दिया था। कौशाम्बी में भी वो एक बार रहे थे, बौद्ध मठ भी था यहाँ पर, ये भी सही है। और ये कुशीनगर भी है दोस्तों, ये भी सही है यहाँ पर, ये कुशीनगर भी है। और संकिसा एक नाम आता है दोस्तों, बुद्ध के अपनी माँ को उपदेश देने के लिए कहा जाता है, एक बार यहाँ पर अवतरित हुए थे। तो सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं कथन कारण से संबंधित एक बार हमें फिर दे दिया गया है प्रश्न। कथन में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से एक था। तो हाँ भाई था, इसमें कोई कारण नहीं है। कारण कह रहे हैं अवध का विलय दत्तक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब के तहत किया गया था, जिसे किसानों और सिपाहियों ने व्यापक असंतोष फैल गया था कि मतलब एक वही जो डलहौजी हड़प नीति लेकर आया था उसी के तहत, लेकिन 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में से था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। इसमें कह रहे हैं वाराणसी नगर के संदर्भ में, वाराणसी नगर के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट देकर बता रहे हैं सही क्या है, तो बताना है। चलें, इसका उल्लेख ऋग्वेद में काशी के रूप में हुआ है, बिल्कुल। यह गुप्त काल में संस्कृत अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र था। आप लोग जानते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से काशी एक बड़ा ही प्रचलित नगर रहा है। चीनी यात्री वेनसांग ने वाराणसी की यात्रा की थी दोस्तों, ये भी सही है। तो 103 में दोस्तों आपका 3 के तीनों सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखा जाए अगर 104 में, तो इसमें भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जो आंदोलन हुए थे, उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन हुए थे उसको हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 1857 का विद्रोह स्वाभाविक सी बात है कि 1857 में ही हुआ होगा, तो ये तो आपको सामने कोई बड़ी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद जो विध्वस्त हुई थी दोस्तों 1992 में, आप लोग जानते हैं मंडल कमंडल की राजनीति खूब चली थी दोस्तों 1992 में। और ये किसान सभा आंदोलन की बात एक आती है दोस्तों। किसान सभा आंदोलन ये तो हुआ था 1930 के आसपास हुआ था दोस्तों, 1930 के आसपास। और एका आंदोलन, ए से एका, ए से 21, तो 1921 के आसपास ये एका आंदोलन हुआ था, 1921 के 21-22 के आसपास। तो सबसे अंत में कौन हुआ होगा, सबसे अंत में मेरे भाई, सबसे अंत में यही बाबरी मस्जिद वाला हुआ होगा। 2 सबसे अंत में है, तो 2 सबसे अंत में कहाँ है,
तो ये है दोस्तों, यहाँ सी वाले में है, देखते ही आप पता लगा लेंगे क्योंकि दोस्तों यही सबसे बात का घटना है, बाकी तो सभी उसके पहले की हैं। तो आप 2 को देखते ही तुरंत आप एलिमिनेटर मेथड लगा देंगे तो अपने आप हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं 105 में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको कह रहे हैं कौन सी घटनाएं उत्तर प्रदेश अपने स्थानों से सही मेल खाता है। तो चौरी चौरा गोरखपुर सही है। काकोरी कांड लखनऊ, जानते हैं काकोरी कांड को काकोरी एक्शन नाम दे दिया है सरकार ने। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद, ये भी सही है। भारत छोड़ो भाषण, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसके लिए गांधी जी ने जो भाषण दिया था वो मुंबई के दोस्तों ग्वालियर टैंक के एरिया में दिया था, झांसी में नहीं दिया था। तो ये चौथा आपका नहीं होगा, शुरू के 3 सही हैं आपके, तो आपके 1 2 3 हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे दोस्तों अगर देखा जाए 106 वाले में, तो मीराबाई से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं मीराबाई थी तो राजस्थान की, लेकिन ये रहती थी वृंदावन में। तो मीराबाई एक भक्ति कवित्री थी, उत्तर प्रदेश से इनका घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में रहती थी तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी, तो हम लोग मान लेते हैं कथन सही है। कह रहे हैं वह तुलसीदास की अनुयायी थी, नहीं मेरे भाई, उनके गुरु तो रविदास या रैदास थे, लेकिन वो तुलसीदास के टाइम पीरियड की थी ही, लेकिन तुलसीदास की अनुयायी वो नहीं थी, क्योंकि ये तुलसीदास तो दूसरे शाखा से हैं, ये दूसरे शाखा से, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। तो आपका ये आपका क्या सही हो गया, ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 106 का बी। आगे देखा जाए अगर 107वें की बात जो कर रहे हैं यहाँ, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश के किन नेताओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। तो आप लोग जानते हैं 1946 में संविधान सभा बनी थी संविधान बनाने के लिए। तो इसी में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भी थे मुख्य भूमिका, आप लोग जानते हैं गोविंद पल्लम पंत भी थे, यही उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सीएम बने थे। रफी अहमद किदवई भी थे, और इनका दोस्तों अलग ही ट्विस्ट है, रफी अहमद किदवई, या कांग्रेस में रहकर मुसलमानों की बड़ी आवाज उठाते थे, हमेशा मुसलमानों की ही बात किया करते थे, मुस्लिम थे। और M3 मदन मोहन मालवीय जो थे, ये इनकी तो 1946 में ही मृत्यु हो गई थी, ये तो नहीं हो पाए थे, संविधान सभा में भाग नहीं ले पाए थे। तो 4 जहां है आप काट दीजिए, 1 2 3 आपका आंसर होगा। आगे अगर देखा जाए 108 वाले में, तो गजब के यूपी स्पेशल के सवाल इसमें दिए गए हैं। कह रहे हैं किन स्थलों को प्रागैतिहासिक शैलचित्र यानी पेरी हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग पाए गए हैं, कहाँ प्रागैतिहासिक शैलचित्र पाए गए हैं। तो सोनभद्र में पाए गए हैं दोस्तों, इसमें है, आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर, सोनभद्र और चित्रकूट में दोस्तों ये मतलब मध्यकालीन युग के पाए गए हैं यहाँ पर, ये चित्र यहाँ पर मिला है। लेकिन बिठूर और झांसी में नहीं मिला है, यहाँ कोई आप लोग अगर एंशियंट पढ़ोगे तो यहाँ पर चित्र पाए जाने की दोस्तों प्रागैतिहासिक शैलचित्र यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे अगर देखें दोस्तों, यहाँ जो दिया है 109 वाले में, तो कह रहे हैं प्रयागराज जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद था 20वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बना था। तो बना था भाई, मान लेते हैं सही है। यह यूनाइटेड प्रोविजंस में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था, यूनाइटेड प्रोविजंस में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय ये इलाहाबाद नहीं था दोस्तों, वो दिल्ली, और दिल्ली मुख्य रूप से दिल्ली ही था, इलाहाबाद तो नहीं था। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये आपका तो सही हो जाएगा, जो आंसर होना चाहिए ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। आगे चल रहे हम लोग देखते हैं 110 वाले को अगर देखा जाए, तो इसमें करें कौन सी चीजें यूपी की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिए, यूपी की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित हैं। तो आप लोग जानते हैं वाराणसी के रामनगर में रामलीला लगता है दीपावली के आसपास, तो ये जो यूनेस्को में दोस्तों, ये इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल भी है। तो एक तो ये हो गया, कथक नृत्य हो गया दोस्तों, आप लोग जानते हैं कथक नृत्य के बारे में। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत घराना परंपरा जो है, तो ये भी है दोस्तों। लेकिन मथुरा में भरतनाट्यम, भाई मथुरा में भरतनाट्यम कहाँ है, ये तो साउथ इंडिया के, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है ना, तो ये कहाँ से आ गया। तो ये आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो भी समझ रहे होंगे, ये भरतनाट्यम मथुरा का नहीं, ये साउथ इंडिया तमिलनाडु का है। तो जहां जहां 4 है आप काट देंगे तो आपको आसानी से ए मिल जाएगा, 110 में ए। आगे अगर देखा जाए 111 में, उत्तर प्रदेश के किन स्थलों का संबंध जैन तीर्थंकरों से संबंधित है। तो जैन तीर्थंकर से संबंधित पूछा जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पहला अहरौरा कह रहे हैं, अहरौरा दोस्तों कहाँ है, ये सोनभद्र में है, यूपी के जो सोनभद्र है
तो वहाँ मिर्जापुर के बगल में सोनभद्र में है। वाराणसी में है दोस्तों, वाराणसी में आप देखोगे तो वाराणसी में भी तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म माना जाता है यहाँ पर, तो ये भी हम मान लेते हैं, ये भी है। अयोध्या में दोस्तों तो है ही, अयोध्या में आमतौर पर हिंदू धर्म से जुड़ी मानी जाती है, लेकिन पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जो थे वहाँ उनका मतलब जन्म स्थान माना जाता है ऋषभ का, जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और देवगढ़ में तो यहाँ पर तो स्थापत्य एक मतलब जैन धर्म का जो है कई सारी यहाँ पर दोस्तों, वहाँ पर इनकी स्टेबलाइजेशन माना जाता है, कई सारी वहाँ पर इनकी मतलब स्थापत्य है वहाँ पर। तो ये तो सही है और सही ही है। एक सेकंड हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। देवगढ़, एक सेकंड। तो यहाँ पर दोस्तों गुप्त काल में भी यहाँ पर जैन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, यस। तो जो गुप्त काल में भी मिला है, तो ये आपका चौथा मतलब चारों के चारों सही हो जाएंगे। 111 के आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो ये 112 में क्या कह रहे हैं दोस्तों? 112 में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास के संबंध में कुछ घटनाएं दी गई हैं, कालक्रम में उन्हें सेट करना है। तो उत्तर प्रदेश न्यायालय की स्थापना के बारे में कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सॉरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं बहुत पुरानी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 के आसपास हुआ था। और संयुक्त प्रांत का गठन, संयुक्त प्रांत की बात कर रहे हैं, संयुक्त प्रांत का यानी उत्तर प्रदेश का पहला नाम संयुक्त प्रांत था, तो ये 1836-37 के आसपास का मैटर है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? ये 1863 में हुआ था, ये 1863 में। और लखनऊ राज्य संग्रहालय की जो स्थापना हुआ था, तो ये लखनऊ राज्य संग्रहालय की स्थापना, तो एक सेकंड, अब दोस्तों यहाँ पर जो दिया है तीसरे वाले में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना, तो एक लखनऊ विश्वविद्यालय है, एक लखनऊ राज्य संग्रहालय है, यहाँ पर कंफ्यूज न होइएगा। लखनऊ राज्य संग्रहालय जो है दोस्तों, इसकी स्थापना तो 1863 में हुआ था, 1863 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना इसका ये 1920 में हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग जानते होंगे 1920 में। तो सबसे पहले कौन हुआ होगा दोस्तों? स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले यहाँ पर ये 1837 वाला ये मैटर हो जाएगा दूसरा। तो सबसे पहले ये 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर लास्ट में सबसे 3 आ जाएगा, ये लखनऊ विश्वविद्यालय वाला 1920 वाला। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे अगर देखें, ये 113 में काकोरी षड्यंत्र के संबंध में, जिसे अब काकोरी एक्शन नाम दिया गया है, तो ये इससे रिलेटेड कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं इसका उद्देश्य ट्रेन से सरकारी धन की लूटना था। बिल्कुल सही, आप लोग जानते हैं। अशरफुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल को इस केस में फांसी सजा दी गई थी, ये भी सही है। आप लोग जानते हैं जिसकी जिम्मेदारी हरा को दी गई थी, हसरा को नहीं। हरा क्या था दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें चंद्रशेखर बच गए थे। और बाद में यहाँ से ये एक्शन होने के बाद हसरा की स्थापना बाद में चंद्रशेखर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें सैंडर्स की हत्या का पहला प्रण लिया गया था। तो यहाँ पर ये हरा से रिलेटेड था, हसरा से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 1-2 केवल आपके सही हुए 113 में, तो 1-2 आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें 114 वाले को, तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों के विभिन्न राजवंशों की राजधानी दिया है, कौन थी? तो विभिन्न राजवंशों की राजधानी कौन सी थी, जरा हम लोग देखते हैं। ये वत्स, आप लोग जानते हैं कौशांबी की राजधानी वत्स थी। कन्नौज में शासन दोस्तों ये हर्षवर्धन से संबंधित था। और श्रावस्ती, ये वैशाली तो दोस्तों ये बिहार से रिलेटेड है ना, यहाँ श्रावस्ती से तो नहीं है। और झांसी में भी यहाँ पर शुंग वंश का शासन से रिलेटेड नहीं है। तो आपका केवल 1-2 शुरुआत के सही है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1-2 कौशांबी वत्स आप लोग खूब पढ़े हैं, 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। और कन्नौज में तो हर्षवर्धन का शासन था, ये भी सही है। और ये वैशाली तो ये बिहार से रिलेटेड हो जाएगा आपका। और शुंग वंश तो झांसी में था ही नहीं, ये यहाँ से आपका सी हुआ। आगे देखें 115 में, तो यहाँ पर आपको दिया है कथन के रूप में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा में की। दोस्तों बिल्कुल, अभी बहुत ज़्यादा जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश में तुलसीदास की जरूर एंट्री होती है जब SC ST की बात होती है, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा था शूद्र ढोल गंवार
ऐसे करके उनका था ना दोस्तों, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट था उनका, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जिसमें बहुत ज्यादा इसकी दोस्तों कंट्रोवर्सी होती है, तो सही है। कारण में कह रहे हैं अवधि मुगल काल में उत्तर भारत की राज दरबारी भाषा थी। तो अवधि तो राज दरबारी भाषा, पहला वाला तो हमारा क्लियर है, ये तो सही है दोस्तों। अब ये दूसरा वाला जो हमसे पूछ रहे हैं, ये तो अपनी जगह पर कारण तो सही है, लेकिन ये रामचरितमानस अवधि में हुआ, इसलिए अवधि मुगल काल में ऐसा हुआ। ये तो इसका कनेक्शन तो है नहीं, अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं। तो ऐसा तो है नहीं मोदी अपने प्रधानमंत्री का नाम मोदी था इसलिए प्रधानमंत्री बन गए। तो नाम मोदी है ठीक है, प्रधानमंत्री बन गए ये भी ठीक है, नाम की वजह से थोड़ी न बने। तो इसका मतलब ऐसे ही हो गया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको, ये हुआ। आगे देखें, ये 116 में क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किन नेताओं का संबंध आजाद हिंद फौज से था। सुभाष चंद्र ने जो बनाया था आजाद हिंद फौज, तो उसमें प्रेम कुमार सहगल का था और लक्ष्मी सहगल, यही दोनों का था। और शिव वर्मा का दोस्तों, यहाँ शिव वर्मा तो कहीं और से जुड़े हुए थे। एक सेकंड, थोड़ा सा हम शिव वर्मा के बारे में सर्च करते हैं। तो शिव वर्मा, तो इनका संबंध दोस्तों जो चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था हसरा, उससे संबंधित था शिव वर्मा का। तो शिव वर्मा को हम पहले ही हटा दें, हमें लग गया कि यही से है। तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाना चाहिए, चौथा जहां जहां 4 है आप हटा दीजिए। और राम सिंह ठाकुर का संबंध तो हरियाणा से है, या हरियाणा से ये भी नहीं रहेंगे। तो 3 और 4 को आप हटा देंगे, तो आपका काम केवल ऑप्शन नंबर ए तक आएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर देखा जाए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय थे, तो कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय थे, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से। तो तक्षशिला तो था नहीं दोस्तों, ये तो पाकिस्तान में वर्तमान में है, ये तो पाकिस्तान में हो जाएगा। नालंदा तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये तो बिहार में हो जाएगा। बाकी वाराणसी, सारनाथ, यही 2 बचेंगे, 3 4 आपका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों वो 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे इलाहाबाद संधि से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। बक्सर युद्ध के बाद दोस्तों इलाहाबाद की संधि, 2 संधि हुई, आप लोग उसके बारे में पढ़े होंगे। इसके परिणाम क्या हुए, इलाहाबाद की संधि जो बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुआ। तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, बिल्कुल प्राप्त हो गई। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, उनको नाम मात्र का दोस्तों उनको मतलब शासक बनाकर उनको वार्षिक पेंशन पर रख दिए, मतलब रख दिए। ये भी सही है। अवध को शुजाउद्दौला को जुर्माना देकर वापस, शुजाउद्दौला को जुर्माना देकर वापस दिया गया। तो यस, जो अवध का नवाब था यही शुजाउद्दौला, क्योंकि 3 गुट थे ना इसमें बक्सर के युद्ध में। एक तो ये थे शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, और एक और थे दोस्तों वो, तो यहाँ पर तो आपके 3 के तीनों प्रश्न सही हो जाएंगे, 3 के तीनों। तो यहाँ आपके 3 के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आगे देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ 119 वाले को अगर देखें, तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ये प्रश्न तो दोस्तों ये अधूरा है, जब मैं इसका एक बार, क्योंकि पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत एक बार सही निगाह से देखता हूँ, तो ये प्रश्न में थोड़ा सा ये रिलेटेड है। इसमें प्रश्न में ये कहना चाह रहे हैं, तो किनका संबंध, कौन सा संबंध जिनका यूपी से है। तो क्योंकि यूपी स्पेशल का सवाल चल रहा है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तो अजमेर से ही थे, यूपी से ये तो थे नहीं। शेख सलीम चिश्ती, जानते हैं अकबर ने इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ था, अपनी बेटवा के याद में बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में, ये भी सही, मतलब ये तो सही है दूसरा वाला। और निजामुद्दीन औलिया का संबंध तो दिल्ली में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी अमरोहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला है, अमरोहा से नहीं, ये भी दिल्ली से संबंधित है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए ये केवल 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे देखा जाए 120 वाले में, तो चरखी दादरी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। तो स्थल है, वहां ताम्रपाषाण युग की ग्रामीण बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। तो यस, दोनों के दोनों सही है यहाँ पर। तो जो आपका आंसर होना चाहिए, दोनों के दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ये आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखा जाए 21 वाले को दोस्तों, तो गढ़मुक्तेश्वर मेला के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश में जितने मेले, प्रमुख मेले लगते हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई न कोई मेला, सांस्कृतिक रिलेटेड से त्यौहार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है हापुड़, वहीं पर ये गढ़मुक्तेश्वर मेला माना जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला का संबंध दोस्तों ये कैसे है, क्योंकि दोस्तों ये भगवान शिव को मुक्तेश्वर के रूप में लोग पूजते हैं, तो इसीलिए इसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता है। और आगरा में एक बड़ा ही बढ़िया सा मेला लगता है दोस्तों। आगरा में कौन सा मेला लगता है, बटेश्वर का मेला। बटेश्वर, मैं बटे लिख दे रहा हूँ, बटेश्वर का मेला। बाराबंकी में दोस्तों एक बड़ा बढ़िया सा मेला लगता है। वो बाराबंकी वाला मेला शायद उसका नाम, एक सेकंड, हाँ, देवा शरीफ, बारह बीडी जिसका नाम हम लोग कहते हैं, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला। और बहराइच में दोस्तों एक मेला लगता है, बहराइच वाले का सैयद सालार हम लोग कहते हैं, सैयद सालार मेला। तो सारी चीजों को मैंने बता दिया, ऑप्शन आपका तो ए ही होगा। आगे यदि हम लोग देखें 122 में, यूपी में जो ओडीओपी की स्कीम शुरू हुई थी 2018 में, उससे रिलेटेड है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसके कार्यक्रम से संबंधित है। तो यहाँ पर सहारनपुर में वुड क्राफ्ट है, आजमगढ़ में ब्लैक पाटरी है, गाजीपुर में हस्तनिर्मित कालीन है। तो यहाँ पर दोस्तों फर्रुखाबाद कर रहे हैं, सुगंधित साबुन है। तो दोस्तों यही बात यहाँ गलत है दोस्तों। फर्रुखाबाद में ये सुगंधित साबुन का संबंध फर्रुखाबाद से नहीं है, तो यही दोस्तों यहाँ पर ये गलत होगा। तब क्या है दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों, मतलब ये कपड़े की छपाई है, ये कपड़े की एक तरह से छपाई है। तो यहाँ पर याद रखे रहेंगे इसको। तो आपका ए गलत हो गया। कह रहे हैं कौन सा गलत सुमेलित है, तो यही ए वाला गलत सुमेलित है। आगे देखें 23 वाले को, तो कह रहे हैं कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो कुछ आपके सामने विश्वविद्यालय दिए गए हैं, तो कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था, तो जो हम लोग जानते हैं फटाफट हम उतार लें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों, जानते हैं, बहुत ही पुराना है, सब जानते होंगे, क्योंकि पिछली बार 2024 वाले एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट पूछा था। तो 1887 में हुआ था दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, 1887 में, ये तो सबको क्लियर होगा। बीएचयू को जानते हैं दोस्तों, 1920 के आसपास इसका हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम का अगर देखेंगे तो 1875 में, इसका स्थापना 1875 में। और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ था, तो ये 1996 के आसपास हुआ था, तो 1996 में। तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि सबसे अंत में तो ये आएगा, ये तो उत्तर नहीं होगा, और ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ। आगे देखा जाए अगर कुंभ मेला 2025 के लिए करंट से रिलेटेड कुछ प्रश्न आ रहे हैं। अब कुंभ का मेला 2025 के लिए लोगो, वेबसाइट और ऐप किसने लॉन्च किया, तो वहाँ के सीएम ने जारी किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे देखें तो 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों ये महोबा है, जो दोस्तों ये एमपी के से आसपास है दोस्तों। ये जिन्हें बोला जाता है एमपी, मतलब मध्य प्रदेश से सीमा से लगे हुए हैं ये, वो वाले एरिया में, तो पहाड़ी एरिया एक तरह का है। और दूसरा सबसे कम कौन सा है, वो चित्रकूट है। तो ये सबसे पहला सबसे कम, दूसरा सबसे कम, यही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे दोस्तों चले हम लोग देखते हैं, आगे देखें यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है 26 वाले में, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती थी, तो लगभग 22%, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 27 में, तो कह रहे हैं वो यूपी की जनगणना, मतलब उत्तर प्रदेश 2011 के हिसाब से पूछ रहे हैं, जनसंख्या के आकार के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप लोग सब जानते हैं भाई, बच्चों टाइप का देखने में प्रश्न लग रहा है, हिंदू सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम है, तो प्रश्न देने वाले को भी मालूम है कि हिंदू मुस्लिम का सभी को मालूम होगा, लेकिन इसके बाद ईसाई हैं, फिर मतलब सिख हैं, तब ईसाई हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ईसाई से ज़्यादा सिख हैं, ईसाई ज़्यादा नहीं है सिखों से, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो आगे देखें हमारा 28 में जो पूछ रहे हैं कि कौन सा विषय 2025 के G7 शिखर सम्मेलन के सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का मुख्य विषय था। तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2025 में जो हुआ वो कनाडा में हुआ था, तो कनाडा में हुआ था, आप लोग अगर जानते होंगे तो समझ गए होंगे। तो यहाँ पर AI से संबंधित मुख्य विषय कोई था, तो आजकल AI का जमाना चल रहा है, जन कल्याण के लिए AI, तो किसी को बदनाम करने के लिए AI नहीं, जन कल्याण के लिए AI।
आगे देखें तो ये 29 में दोस्तों कह रहे हैं यही 2025 में किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर हस्ताक्षर हुआ? तो फ्रांस के साथ हुआ था दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप पर हस्ताक्षर हुआ था 2025 में, ये फ्रांस के साथ हुआ था। आगे अगर देखा जाए 30 में कह रहे हैं कि भारत द्वारा भाग लिए गए 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा में हुआ था दोस्तों। कह रहे हैं ये कहाँ हुआ था? कनाडा में। तो कनाडा का स्थल यहाँ क्या है? ये अल्बर्टा है, तो यहीं पर हुआ था, कनाडा के अल्बर्टा में। आगे देख लिया जाए 131 में कह रहे हैं 15 मई 2025 को भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम एवं सुपर एलॉय परिसर निम्न में थे किस शहर में उद्घाटित हुआ? तो नोएडा में हुआ था। आगे देखें 32 वाले को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है 2025 में लॉन्च किया गया AI आधारित वन चेतावनी AI बेस्ड फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन पहले वाले को देखें तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने AI आधारित वास्तविक समय की वन चेतावनी प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि पहले छोटे लेवल पर हम लॉन्च करते हैं एक सैंपल के रूप में, ठीक ठाक अगर उसका परिणाम आता है तो मतलब ऑल ओवर उसे लागू किया जाता है। तो दोस्तों इससे यूपी से पहले एमपी दोस्तों इस तरह की AI आधारित वास्तविक समय की वन चेतावनी लॉन्च किया था, तो पहले नंबर पर ये एमपी हो गया। तो पहले एमपी जाहिर किया था, यूपी नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं यह प्रणाली गूगल अर्थ इंजन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल और बहुकालिक सैटेलाइट डाटा पर आधारित है जो NDVI, सेवी और सार जैसे सूचकांकों का उपयोग करती है। यस, दूसरा सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। तो यहाँ आपका केवल 2। आगे देखें अगर हम लोग 23-33 वाले में, तो कह रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कथनों विचार कर बताइए। तो यह अभियान 21 अप्रैल 2025 को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर जिलों में शुरू किया गया, सही है। अब तक यह सबसे लंबा और समन्वित नक्सल विरोधी अभियान था जिसे CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया, ये भी सही है। और इस अभियान में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया जिसमें वामपंथी उग्रवादी नेता नंबाला केशव राव भी शामिल था। तो सब सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, डी। आगे देखा जाए अगर तो 34 में कह रहे हैं यूपी स्पेशल से संबंधित उत्तर प्रदेश ने उपारेश का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश एग्री एंड रूरल इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम और AI प्रज्ञा पहल का संबंध किस संगठन सहयोग से है? तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शुरू किया गया था, तो UNDP से शुरू किया गया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो यहाँ प्रज्ञा नाम याद रखे रहेंगे। आगे अगर देखें 35 वाले में, तो कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, आप लोग जानते हैं रेलवे मंत्री हैं, तो भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र, 3 नैनोमीटर मतलब 3 नैनोमीटर का चिप डिजाइन करना किस मतलब शहर में उद्घाटित किया था? तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका उद्घाटन दोस्तों नोएडा में हुआ था, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। तो एक सेकंड, तो यस, नोएडा में हुआ था, यस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मतलब आपको गलती ना हो, हम थोड़ा सा सर्च कर लें, जो भी बताएं सही बताएं, अपनी पूरी कोशिश रहती है कोई गलती ना हो, और कोई गलती हो जाती है आप लोगों की नज़र में आती है तो आप बताया करें, हम उसे पिन कर देंगे। आगे देख लेंगे कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित ये आपको सवाल पूछ रहे हैं। तो कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम, तो इससे संबंधित है, बता रहे हैं सही क्या है, देखते हैं क्या है। 24 जनवरी 2025 को 8,500 करोड़ की वित्तीय योजना के साथ, एक सेकेंड सॉरी, 8,500 करोड़ की वित्तीय योजना के साथ औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया, सही है। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन तक कोयला गैसीकरण प्राप्त करना है, तो 50 नहीं, यहाँ 100 मिलियन होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा, तो 2 जहाँ है वो गलत हो गया। तो आगे देखें, इस योजना को नवीन और गैसीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, नहीं भाई, इसे कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया आपका तीसरा, तो केवल एक आपका सही हुआ। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 137, कह रहे हैं यूएन महासागर सम्मेलन 2025 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है क्या है। कह रहे हैं इसकी यानी यूएन महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा
फ्रांस के समुद्री तटीय शहर नीस में की जा रही है। तो बिल्कुल सही है, पढ़े होंगे, करंट आपको मालूम होगा। यह सम्मेलन मुख्यतः सतत विकास लक्ष्य SDG 14 आप लोग जानते हैं, जलीय जीवों के बारे में बात करते हैं, पानी के नीचे रहने वाले जीवों का समर्थन करता है, सही है। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर महासागर पर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। नहीं मेरे भाई, इसके पहले 2017 में भी हो चुका है। 2017 में दोस्तों हुआ था न्यूयॉर्क में, और 2022 में लिस्बन में हुआ था। तो 2022 और 2017 तो दोनों को याद रखिए, 2 बार हो चुका है, तो ये गलत है, केवल 1-2 आपका सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखें, इसरो और एसा के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे, ध्यान दीजिएगा। इसरो और एसा के बारे में पूछ रहे हैं। एसा क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं। 2025 में सहयोग समझौता कुछ हुआ, उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा हम प्रश्न को भी लाएं स्क्रीन पर पूरे वाले फुल फॉर्म में। तो क्या कह रहे हैं? यह समझौता बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी ग्लेक्स 2025 के दौरान हस्ताक्षर किया गया था। तो ये बात तो एकदम सही है, ये सही है दोस्तों। ये सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि दोस्तों ये मतलब बेंगलुरु में हुआ था। ये इसका ये तो दोस्तों पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं यह समझौता बेंगलुरु में आयोजित ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस यानी ग्लेक्स 2025 के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। तो बेंगलुरु में नहीं मेरे भाई, ये दिल्ली में हुआ था। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो गई। तो ये अब दूसरे वाले के पास चले। तो एक गलत हो गया, तो इसको हम काट दें, अपने आप उत्तर मिल जाएगा भाई। हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, बाकी ये दोनों सही हैं, पढ़ लीजिए आप। आगे देखते हैं। तो दोस्तों बैटरी बहुत लो हो गई है मेरे टाइप की, देखते हैं कब तक ये चलता है। तो ऑप्शन ये 39 वाले की बात करते हैं। 39 ये कह रहे हैं अप्रैल 2025 में शुरू की गई फाओ M4 नेचुरल के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों 39 वाले को हम लोग देखते हैं। 39 में आपसे क्या कह रहे हैं? अप्रैल 2025 में शुरू की गई FAO M4 नेचर के बारे में, पहल के बारे में है। ये एक पहल है जिसके बारे में पूछ रहे हैं, सही क्या है बताना है। तो इसे पृथ्वी दिवस के अवसर पर खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यानी फाओ, जो यहाँ पर ये FAO था, तो खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। यूनाइटेड किंगडम ने 7 मिलियन की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, ये भी सही है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना और निगरानी रिपोर्टिंग मजबूत करता है, तीनों सही है यहाँ। आगे देखें अगर हम लोग, तो कह रहे हैं कि रिव्यू आवर ओशिन, ओशिन का मतलब यहाँ समुद्र है। पहल का लक्ष्य विश्व के कम से कम 30% महासागर को सुरक्षा कब तक सुनिश्चित करना है। तो ये कब तक सुनिश्चित करना है दोस्तों? ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, 30% महासागर को सुरक्षा देना। और अगला कह रहे हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया गया मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 में भारत का मानव विकास सूचकांक 193 देशों में क्या स्थान रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी आंकड़े रहते हैं 2 साल का हमें याद होना चाहिए, कभी कौन सा पूछ ले। तो ये है 26 और पूछ रहा है दोस्तों ये 23 वाले के बारे में। तो 23 वाले के बारे में पूछ रहा है। तो 23 में दोस्तों इसका था दोस्तों ये बात, तो 23 वाले पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो 23 वाले में कितना था दोस्तों इसके सूचकांक के मामले में? तो 130वीं थी। तो 193 देशों में 130वीं सूचकांक थी। तो आगे देखें 130वीं यहाँ पर है सी वाले में। आगे दोस्तों कह रहे हैं 142 में कि 16 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई शबुंचने स्पंद। तो दोस्तों यहाँ पर आगे कुछ करंट के ही प्रश्न हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और अगला जब बताएंगे तो जितने भी करंट अफेयर्स की बात रहेंगे तो उसमें हम इसको मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड से ही बात है, तो यहाँ पर पुराना करंट अफेयर्स मेंशन कर दिए गए हैं। तो आगे हम जो भी रहेगा, यहाँ पर जो भी काम की चीजें हैं उसको एक जगह पर हम लोग मिलाकर कंपाइल करके आपके सामने लाएंगे, करंट अफेयर 2026-25 से रिलेटेड। तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज हमारा ये पार्ट भी खत्म हुआ, आगे जब हम करेंगे तो उसमें करंट जोड़ देंगे।